गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे अपने घर में. माई नेम इज़ रेखा शर्मा. आई एम योर SS टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने 8th क्लास तक जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है वो विद इन इंडिया थी, कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे इंडिया में कौन कौन से जैसे ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इंडिया में रूल किए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. लेकिन 9th क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर, मतलब हिस्ट्री जो ऐड हो रही है 9th क्लास में, वो वर्ल्ड हिस्ट्री है. यानी वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हुई. जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था, फ्रांसीसी क्रांति थी, तो वो भी एक वर्ल्ड का ही हिस्सा है. क्यों? क्योंकि उसमें हमें फ्रांस के बारे में पता चला गया था. सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रशियन रिवोल्यूशन, जिसने जो रशिया में हुआ था, जो पीजेंट्स के ऊपर हुआ था. तो इसी तरीके से जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि नाजीवाद क्या था और वहाँ पे हिटलर का कैसे राइज हुआ, हिटलर का कैसे उदय हुआ. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि देखिए, ये एक बच्चा है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा है 11 साल का, जिसने जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है और उसका नाम है हेलमुट, और जर्मनी का ही है वो बच्चा भी. और उसके माता पिता जो है वो बहुत ही दबी दबी आवाज़ में एक दूसरे से बात कर रहे थे. तो हेलमुट क्या करता है, कान लगा के सुनता है कि भाई क्या बात कर रहे हैं. और उस टाइम पे उसके घर वाले मतलब काफ़ी सीरियस टोन में होते हैं. उसके फादर और मदर जो दोनों हैं वो एक मतलब ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको ये भी लगता है कि उनका पूरा परिवार अब ख़त्म हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो कह रही होती है कि जो अलायंस है वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने ज्यूज के साथ और जो अपाहिज लोग थे उनके साथ किया था. और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो ये बच्चा है हेलमुट, इसके पापा इसको अपने साथ एक बाग में, एक गार्डन में लेके जाते हैं, और जो उसके फादर और बच्चा दोनों ही मिलके काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं और वो अपना समय बिताते हैं. और कुछ ही समय बाद जो उसके फादर होते हैं उन्होंने खुद को गोली मार के अपने ऑफिस में खुद को गोली मार देते हैं. तो हेलमुट जो है उसकी यादों में अभी भी, मतलब जब भी वो याद करता है तो उसको यही याद आता है कि उसके फादर की जो पूरी यूनिफॉर्म थी वो खून से सनी हुई थी, और इस तरीके से जैसे वो घर में आए थे, और बहुत मतलब उसके दिलो दिमाग में गहरा सदमा लग गया होता है. और अभी तक 9 साल बीत चुके हैं उस बात को, लेकिन फिर भी वो अपने घर के अंदर शांति से खाना भी नहीं खा पाता, और उसको हर समय यही डर रहता है कि कहीं उसकी मम्मी उसको जहर ना दे दे. ठीक है बच्चों, कि कहीं उसकी माँ उसको मार ना दे, ये डर हमेशा उसको रहता है, और इसी डर से वो जीता है. अब आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे बच्चों कि रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक क्या था. वेमार रिपब्लिक में बच्चों, इसमें हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे वेमार रिपब्लिक की. जर्मनी सबसे पहले बहुत ही पावरफुल एम्पायर था. 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था, अलायंस के बीच में और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था. तो अलायंस में कौन कौन सी कंट्री आती थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. ये तीनों जो थी ये अलायंस में थी. बाद में इसके अंदर USA भी ऐड हो गया था. कब ऐड हुआ था? 1917 में. और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था. USA बाद में ऐड हुआ था. जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब जर्मनी जो था वो काफ़ी एंथुसियास्टिकली लड़ रहा था. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर वो लड़ रहा था. उसको लग रहा था कि ये जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाएगा और बहुत इजीली वो लोग जीत जाएंगे, और ये सभी को लग रहा था कि जल्दी जीत जाएंगे और युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 4 साल तक चला, और ये जो युद्ध था इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन अवे हो गए, ख़त्म हो गए. क्यों ड्रेन अवे कैसे हो गए बच्चों? जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई युद्ध होता है, तो दोनों ही साइड में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. बहुत सारे लोग भी मरते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत सारा नुकसान होता है. क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो आर्म्स हो गए, जो चीज़ें हम युद्ध में वॉर में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारे ख़त्म होते हैं, वो सारे घटते हैं. तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ड्रेन अवे हो गए.
जैसे मैंने अभी बताया था कि जो स्टार्टिंग में जर्मनी जो था वो बहुत उत्साहितली लड़ रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में जो एलाइज थे उसमें यूएस ने एंट्री कर ली, और वो किसकी, यूएस जो था वो एलाइज की तरफ से लड़ाई की थी, और कब हुआ, 1917 में। और उसके कारण जो जर्मनी थी, जो सेंट्रल पावर थी, वो बहुत बुरी तरीके से हार गई। और ये जो हार थी बच्चों, ये कोई नॉर्मल हार नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सालों तक जर्मनी को इसका हर्जाना करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? क्या हुआ कि सेंट्रल पावर की टीम हार गई। फिर जर्मनी की हार के बाद जो भी एक बहुत हार्श ट्रीटी, जिसको पीस ट्रीटी बोला जाता है, लेकिन इसको बोलते जरूर पीस ट्रीटी हैं, लेकिन ये पीस ट्रीटी बिल्कुल भी नहीं थी। देखा जाए, ये देखिए यहाँ पे पीस ट्रीटी लिखा हुआ है, लेकिन ये पीस ट्रीटी नहीं थी। ये जो ट्रीटी थी ये वर्साइल में हुई थी, और बहुत ज़्यादा हार्श थी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। यानी जर्मनी के लिए जो अलायंस थी वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला निर्णय लिया था। क्या क्या किया था? इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, उस टाइम पे एक ये फैशन, एक दौर चला हुआ था कि जितनी भी पावरफुल कंट्री हैं वो, और जो उससे छोड़ी नीची, जैसे इंडिया बना था ब्रिटिशर्स का, उसी तरीके से ये कॉलोनीज बनाने का एक ट्रेंड सा चला हुआ था। तो जो जर्मनी की ओवरसीज जो थी वो उन लोगों ने, अलीज ने ले ली। उसके साथ साथ जो उसकी टेरिटरी, जो उसका भूभाग था, उसका 13% भी अलीज ने लिया। और इसके साथ साथ इसका जो कोल 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल, यानी उसके कोयले की जो खानें थी उसकी 26% फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया ने ले लिया। और उसके साथ साथ जो अलाइड पावर थी, उन्होंने क्या किया कि उसकी जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। यानी डीमिलिटराइज क्या होता है कि उसकी सेना को खत्म कर दिया, कि नहीं भाई, जर्मनी जो है उसके अंदर कोई सेना नहीं होनी चाहिए जिससे वो थोड़ा वीक हो जाए, उसकी पावर जो है वो कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा जर्मनी के पास पावर होगी, आर्मी होगी, तो वो दोबारा से ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो भी कारण था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसका जो गिल्ट था वो जर्मनी को माना गया। क्यों? क्योंकि जो भी नुकसान हुआ, सबका ये मानना था, एलिस का ये मानना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके पीछे, और जो डैमेज हुआ है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि पनिशमेंट तो सभी को मिली थी, हाँ, जो और कंट्रीज थी उनको भी मिली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनफेयर रहे वो जर्मनी की तरफ रहे। और जर्मनी को फोर्स किया गया कि उसको 6 बिलियन जो है अमाउंट भी एज ए कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो एलिट की आर्मीज थी, उन्होंने उसका एक रिसोर्स की थी, जो एक जगह थी रिच रेनलैंड, वो उसको भी उन्होंने अपने अंदर ऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब उसको कवर कर लिया। तो इस टाइम पे क्या हुआ बच्चों? वेनमार रिपब्लिक आया। मतलब जर्मनी की जो सिचुएशन थी, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, रिसोर्सेज वैसे ही ड्रेन अवे हो गए थे, बह गए थे, और जाने गई तो पॉपुलेशन भी कम हो गई, और उसके बाद इतना सारा जो हर्जाना था वो देना पड़ा उनको एज ए ट्रीटी। और जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई के लिए जो रिसोर्सेज थे वो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जर्मनी ने क्या किया था कि किसी से डेट लिया था, यानी कर्जा लिया था, और उस कर्जे की रीपेमेंट भी करनी थी। तो देखा जाए तो वो भी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी, तो साइकोलॉजिकल भी वो परेशान थे और फाइनेंशियली भी परेशान थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे उन लोगों ने अपना राजपाट सारा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन ऐसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद, जर्मनी की हार के बाद, वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी में भी काफ़ी चेंज आया। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जर्मनी एक बहुत पावरफुल कंट्री थी, उसके पास आर्मी भी बहुत अच्छी थी, उसके पास आर्म्स भी बहुत अच्छे थे, पॉपुलेशन भी अच्छी थी, लेकिन क्या पैसे वाइज भी अच्छे थे, लेकिन सारी चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस कारण वहाँ की क्वालिटी में भी चेंज आया, और उसके साथ साथ बहुत सारे इफेक्ट भी हुए। क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हुई? जैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो चेंज हो गया।
चेंज कैसे हुआ? क्योंकि जर्मनी के जो राजा थे वो युद्ध के बाद उन लोगों ने अपना राजपाट वहाँ से छोड़ दिया कि नहीं भाई कोई राजा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के उन लोगों ने अपने सारी चीज़ें, अपना राजपाट छोड़ दिया और उस टाइम पे कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। तो इस कारण जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जर्मनी में एक नई शुरुआत कर सके और एक तरह से जो भी नुकसान हुआ था उससे बाहर निकलने की कोशिश करे और लोग जो मतलब डिप्रेशन में चले गए थे उनको भी वो बाहर निकाल सके। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट्री पार्टीज ने एक डेमोक्रेटिक जैसे नेशनल असेंबली मिली और उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई और उसमें साथ में फेडरल स्ट्रक्चर भी रखा। फेडरल स्ट्रक्चर जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में क्या है देखा जाए तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना। जैसे सेंट्रल में क्या है, नरेंद्र मोदी जी हैं और स्टेट में सबके अलग अलग सीएम है। तो ऐसा ही वहाँ पे भी किया गया, वहाँ पे भी एक सेंट्रल अलग रखी गई और स्टेट फेडरल सिस्टम बनाया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में डेमोक्रेसी आती है और बाद में हिटलर भी आता है जो अपनी डिक्टेटरशिप लेके आता है। लेकिन डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। इस टाइम क्या होता है, बहुत सारी डिप्यूटीज होती हैं जो जर्मन पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं और सभी लोग वोट देते हैं और वोट देके अपनी अपनी गवर्नमेंट चुन लेते हैं और इस तरीके से डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, हम लोग भी तो इलेक्शन होता है, हम लोग वोट देते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ कि वहाँ पे भी सब लोगों ने वोट दिए और अपनी गवर्नमेंट को चुनी और डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई। बच्चों डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनको ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो चेंज था ये पसंद नहीं आया। पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने खुद चुनी, लेकिन अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी गरीबी आ गई, पॉवर्टी आ गई, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन का लॉस हुआ, एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी लॉस हुआ, लोगों की जानें गई। तो इस कारण देखा जाए तो देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। लेकिन जो सबको क्या हो रहा था कि हम वेनमार रिपब्लिक चुनेंगे तो ये हमें इन सबसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन बच्चों कोई भी चीज़ होती है उसको चेंज होने में इट टेक टाइम। लेकिन उन लोगों को क्या लग रहा था कि नहीं भाई ये चुना है तो इसको जल्दी से हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। जैसे मैंने बताया कि जो टाइम है उसको इट टेक्स टाइम, तो हमेशा चेंज होने में हमेशा टाइम लगता है। तो वो लोग वेनमार रिपब्लिक से सेटिस्फाई नहीं थे। उन लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनको संभाल सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस कारण वो वेनमार रिपब्लिक से परेशान थे, मतलब खुश नहीं थे, और उनकी जो भी कंडीशन थी वो उस कारण वेनमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो इनके कारण से हुआ, अब जो इतने सारा हमें नुकसान हुआ उसका भी ये कारण था, और क्या चीज़ें कि भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है तो उसके कारण भी ये है, हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है उसका कारण भी ये है, देश में इतनी गरीबी फैली हुई है उसका कारण भी ये है। तो देखा जाए तो बेसिकली वो हर चीज़ के लिए वेनमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, और वो एक ऐसा नेता चाहते थे, ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब क्या हुआ बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लड़ाई लड़ने के लिए जो काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो जर्मनी ने वो लोन लेके रिसोर्सेज खरीदे थे, और अब उन लोन की रिपेमेंट भी करनी थी, और उनके पास पैसे भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको एलाइज ने उन पर काफ़ी कंपनसेशन लगाया हुआ था। तो इस कारण वो क्या कर रहे थे, उन लोगों ने उनके पास जो गोल्ड था उस गोल्ड को बेचना शुरू किया, और धीरे धीरे गोल्ड के थ्रू उन लोगों ने अपने जो लोन्स थे उन लोन का करने के लिए जो खुद का, जैसे हम लोग अपने घरों में रिजर्व करके रखते हैं, हमारी दादी नानी सबके पास अपने गहने होते हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी प्रॉब्लम आए ऐसा कुछ तो वो गोल्ड को बेच के हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा ही जर्मन के लोगों ने किया, उनके पास जो प्रिजर्व गोल्ड था वो धीरे धीरे बेचना शुरू किया, और उसके बाद अपनी जैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ बच्चों कि प्रॉब्लम्स तो बढ़ी रही थी
और वहाँ के लोगों ने अपने वहाँ से नोट छापने शुरू कर दिए। वहाँ की जो करेंसी थी उसको मार्क बोलते हैं, यहाँ पे होगा मार्क। तो वहाँ की जो करेंसी थी वो मार्क थी। तो उन लोगों ने अपने नोट छापने शुरू किए, पैसे छापने शुरू किए और बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मनी सर्कुलेट होने लगी। और इस कारण जो उनकी वैल्यू थी, जो मार्क की, यानी जैसे हमारी क्या इंडियन करेंसी रुपी है, यूएस की यूएस डॉलर है, तो उस टाइम पे जर्मनी की थी मार्क। तो जर्मनी की जो वैल्यू थी करेंसी की वो यूएस डॉलर के 24,000 के इक्वल होती थी। कब? अप्रैल में। लेकिन जुलाई में वो कितनी हो गई? 3,53,000 एक डॉलर के इक्वल हो गई और अगस्त में वो और गिर गई। तो इस तरीके से उनके जो पैसे की वैल्यू थी वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई। अब देखिए दिसंबर में और भी ज़्यादा हो गई और इस तरीके से और ज़्यादा गिरती गई। तो इस कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगी। अब क्या हुआ बच्चों कि उस टाइम पे इन द ईयर बिटवीन 1924 टू 1928 वो थोड़े स्टेबल होने लगे। स्टेबल कैसे होने लगे? क्योंकि अमेरिका जो थी, अमेरिका ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने उनको बोला कि हाँ भाई, हम तुम लोगों को, जैसे तुम लोगों के जो लोन है उससे रिकवरी की हेल्प करेंगे तुम्हारी। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि उनका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था अमेरिका में, जो एक्सचेंज वहाँ पे था, वो क्रैश हो गया 1923 में। 1929 में वो क्रैश हो गया और इसके कारण उनके भी प्राइजेस गिरने लग गए। और 24 अक्टूबर को उनके भी जो एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया, उनके जो प्राइजेस थे वो भी गिरने लगे। तो वो जो यूएस जो जर्मनी को हेल्प दे रहा था वो उसने बंद कर दी। तो जर्मनी, यूएस की हेल्प के कारण जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो स्टेबल होने लगी थी, थोड़ी सी यानी स्थिर हो गई थी। लेकिन यूएस ने जो अपना मदद का हाथ उठाया था वो भी उसने वापस ले लिया। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा वैसे ही हो गई, पहले जैसे ही हो गई। अब क्या हुआ बच्चों कि उस टाइम पे जर्मनी ने धीरे जो चीज़ें वो दे रहे थे वो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हिटलर का ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई थी। अब हम बात करते हैं हिटलर राइज टू पावर, यानी हिटलर का उदय कैसे हुआ। जैसा मैंने अभी बताया था बच्चों कि वहाँ की जो, चाहे हम इकोनॉमी देख लें, चाहे पॉलिटिकल देख लें, चाहे सोशल देखें, सभी तरीके से जर्मनी जो थी वो बिल्कुल ही गिरती जा रही थी। लेकिन हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने जब पावर में आया तो उसने उन लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को यहाँ से निकालूंगा और सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजी रोटी दूंगा तुम लोगों को, बल्कि जो पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में जो फौजी भर्ती के लिए नाम दिया जाता था, अच्छा सॉरी, 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में, ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो बहुत ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। और उसने सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए ही नहीं, उसने फौज में भर्ती हो गया। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी रोजी रोटी उसको मिलती रहे, बल्कि उसने बहुत सारे अच्छे जैसे प्राइज़ मिलते हैं उनको, तो वो भी उसने काफ़ी सारे प्राइज़ लिए। तो जर्मन की सेना, जो जर्मन की आर्मी थी, उसने वो ज्वाइन की थी और उसने हिला दिया था। देखा जाए तो कैसे हिला दिया जाए, क्योंकि जो हिटलर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और धीरे धीरे उसने और जगहों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और बहुत अलग अलग तरीके से प्लानिंग करके वो और एरियो पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से धीरे धीरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे
रिसेशन आया हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी ये मूवमेंट का रूप करने लगी, और जो बैंक दिवालिया हो चुके थे, बैंक करप्ट हो चुके थे, लोग बहुत ज़्यादा मजदूर जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो भूखमरी फैली हुई थी, लोगों को खाने के लिए भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो इन सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकलने का एक उनको मतलब एक हिटलर को देख के उन लोगों को एक विश्वास हुआ कि ये हम लोगों को शायद यहाँ से बाहर निकाल सकेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकेंगे और हमें एक बेहतर फ्यूचर देंगे। तो इस तरीके से हिटलर का राइज हुआ था जर्मनी में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस चैप्टर को जब आप थोरोली रीड करोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।